Good morning everyone, my name is Jyoti Shukla and we are here to study public administration and today we are going to discuss the topic which is bureaucracy and civil services. तो ये जो bureaucracy and civil services है हमारा ये topic है हमारा personal management की unit का. So from now we are going to start a new unit which is personnel management और इससे पहले जो हमारी administrative behavior की जो unit थी वो already complete हो चुकी है, ठीक है. And this is the lecture number 29 in the series of the lectures. Now move ahead. सो दिस इज़ अवर वेबसाइट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ये जो हमारी वेबसाइट है इसमें काफ़ी सारे आपको पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपीएससी के लिए जो भी आपको रेलिवेंट कोर्स लगता है वो आप अवेल करा सकते हैं. एंड इफ़ यू नॉट इंटरेस्टेड इन द पेड कोर्सेज तो काफ़ी सारा जो आपको फ्री स्टडी मटेरियल है और जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे. एंड इन केस ऑफ गेटिंग एनी काइंड ऑफ द फ्री स्टडी मटीरियल आप जो टेलीग्राम का ये जो नंबर है उसका ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. नो ब्यूरोक्रेसी एंड द सिविल सर्विसेज. सो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है विद द ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज इन द यूनिट पर्सनल मैनेजमेंट पेपर 1, ठीक है. तो ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी दे बोथ आर द सिनोनिमस टर्म्स. चाहे हम उसे सिविल सर्विसेज कहें चाहे हम उसे ब्यूरोक्रेसी कहें. ये जो वर्ड था ब्यूरोक्रेसी जब हम लोगों ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ी थी बाय द मैक्स वेबर तो हमको पता चला था दैट दिस वर्ड ब्यूरोक्रेसी हैज़ बिन गिवन बाय मैक्स वेबर, ठीक है, विच बिकेम अ वेरी पॉपुलर term, a very popular phenomena and often we use it instead of using the civil services. तो चाहे हम civil servant कहें चाहे हम civil services कहें चाहे हम public servant कहें चाहे हम bureaucracy कहें, all these terms are synonymous, ठीक है. Now the bureaucracy or the civil services constitute the permanent and the professional part of the executive organ of the government. तो जब हम बात करते हैं civil services की या फिर bureaucracy की तो फिर वो क्या है, तो वो जो है आपका जो executive organ of the government है. executive organ of the government वो होता है जो आपके जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं उन सबको एग्जीक्यूट करता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है, ठीक है. सी व्हेन वी कॉल दी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के वी ऑल नो कि पार्लियामेंट के 3 स्ट्रक्चर होते हैं. पहला होता है प्रेसिडेंट, देन द लोकसभा, देन द राज्यसभा, ठीक है. उसी तरीके से हमारे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं. वन इज़ द लेजिस्लेचर, सेकंड इज़ द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ द जुडिशरी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स, ठीक है. तो पहला है हमारा लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब होता है विच इज़ रिलेटेड टू द लॉज. तो वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हमारा जो कि लॉज एंड पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करने में, उनको बनाने में होता है, उसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है. तो मेनली हम लेजिस्लेचर में हम लोकसभा को भी रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि लोकसभा का ये काम होता है. इवन सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं ये काम होता है लॉज बनाना, बिकॉज एवरी वर्डिक्ट विच कम्स आउट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट बिकम्स अ लॉ ऑटोमेटिकली, ठीक है. लेकिन अगर कुछ सर्टन अमेंडमेंट्स लेकर के आती है हमारी लोकसभा, फिर वो बिल पास होता है, वो बिल पर्टिकुलरली साइन हो जाता है प्रेसिडेंट से, देन अगेन इट बिकम अ लॉ, ठीक है. तो क्या हुआ, जहाँ पे भी हमारे लॉज फॉर्मेशन आता है वहाँ पे उसका काम होता है लेजिस्लेचर का. तो लेजिस्लेचर हमारा क्या काम करता है, लेजिस्लेचर करता है कानून को बनाने का काम. फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा एग्जीक्यूटिव कि अब कानून तो बन गए, लॉज एंड पॉलिसी सब कुछ तैयार है, अब उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है. उनका फॉर्मुलेशन का पार्ट आया. तो वो लोग, वो मिनिस्टर्स, वो सिविल सर्वेंट्स जो उसके इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव, ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव में भी हमारा लोकसभा राज्यसभा आएगा बिकॉज उसमें हमारे एमपीज़ बैठते हैं, ठीक है. एंड दोज एमपीज़ आर इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द रूल्स, लॉज एंड द पॉलिसीज़ इन देयर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड इन देयर स्टेट्स एंड द नेशन, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव आ गया. फिर है हमारा जुडिशरी. जुडिशरी का काम होता है हमारा लॉज को मेंटेन रखना. अगर ऐसा कुछ भी हुआ है जो लॉ के अगेंस्ट गया है, देन इट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी टू टेक कंट्रोल ऑफ सच थिंग्स एंड पेनलाइज द पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है. तो फाइनली अगर हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज की तो क्या होता है, तो ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज दे फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हमारा जहाँ पे हमारे लॉज को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है कि लॉज एंड पॉलिसीज वो जो फॉर्मुलेट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अब जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की, उनके फॉर्मुलेशन की बात हो रही है तब वहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेसी रोल में आता है, ठीक है. इट इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज द परमानेंट, नॉन पॉलिटिकल और द पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड सिविल सर्विस. तो हम इसे जनरली क्या कहते हैं, हम इसे परमानेंट भी कहते हैं बिकॉज बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल से आप किसी सिविल सर्वेंट को अपनी पोस्ट से हटा सकते हो, ठीक है. बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट दी IAS, IPS, IFS, दीज आर दी सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
ठीक है। तो सिंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर एनी मिनिस्टर और एनी कॉमन पर्सन टू रिमूव देम फ्रॉम देयर जॉब, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम स्टेट सिविल सर्विसेज की भी बात करते हैं, दैट दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। तो चाहे आईएएस की बात करें, चाहे हम पीसीएस की बात करें, ये दोनों बहुत ही ल्यूक्रेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं। एट द सेम टाइम दे वॉज ए वेरी पावरफुल पोस्ट फॉर द रीजन बिकॉज उनको हटाना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज दे आर अपॉइंटेड पर्टिकुलरली बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कि वो परमानेंट होते हैं, कि एक बार आ गए तो अपने रिटायरमेंट तक की छुट्टी, अनटिल अनलेस कि उन्होंने इतना बड़ा कोई स्कैम किया हो कि उन्हें वहाँ से सस्पेंड किया जाए, अदरवाइज दे यूज टू रिमेन नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड प्रोफेशनली ट्रेन सिविल सर्विस। देन दे आर कॉल्ड द नॉन पॉलिटिकल। वाई दे आर कॉल्ड द पॉलिटिकल? बिकॉज हर 5 साल में हमारी सरकार बदल जाती है, ठीक है। अ न्यू गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट, और तो ज़रूरी नहीं है कि इनका जो मतलब ट्रांसफ़र्स तो अक्सर होते रहते हैं। जैसे एक नई गवर्नमेंट आती है, वैसे आपने देखा होगा कि कई सारे जो डीएम हैं, जो एसपीज़ हैं, जो एसडीएम्स हैं, उनके तुरंत ट्रांसफ़र्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसफ़र्स, अगर हम ये बात करें कि उनको उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या फील्ड से हटा के दूसरी फील्ड में रख दिया जाए, तो ऐसा काफ़ी कम होता है, बिकॉज इसका जो नेचर है इनकी सर्विस का, वो बहुत ही नॉन पॉलिटिकल है। किसी पर्टिकुलर पार्टी से इनका अलायंस नहीं होता है, बिकॉज दे वर्क फॉर द गुड ऑफ द पीपल, ठीक है। वो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं, वो लोगों के लिए काम करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपनी पोस्ट पे रह करके अपना काम करते हैं। इसलिए बहुत ही नॉन पॉलिटिकल पोस्ट होती है इनकी, या फिर हम ये कहें कि पॉलिटिकली न्यूट्रल पोस्ट भी होती है। इसलिए चाहे कोई भी पार्टी पावर में आ जाए, अगर हम यूपी की बात करते हैं, चाहे बीएसपी पावर में आ जाए या फिर एसपी पावर में आ जाए या फिर बीजेपी भी अगर पावर में आ जाए, जो सिविल सर्वेंट्स वहाँ पे पहले काम कर रहे थे, वहीं उसी स्टेट में वहीं सिविल सर्वेंट्स अभी भी काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टी के हिसाब से बदल दिए जाते हैं। जिस हिसाब से एमपी और एमएलए बदलते हैं, सिविल सर्वेंट्स नहीं बदले जाते हैं, दे यूज टू रिमेन द सेम एंड दे आर वेरी मच प्रोफेशनली ट्रेंड, ठीक है। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं हमारे, दे आर वेरी मच प्रोफेशनली ट्रेंड, बहुत प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, इनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर हम कितनी भी सर्विसेज की बात करें, जितने भी क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, चाहे हम आईएएस की बात करें या फिर हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, आईईएस की बात करें, आईएफएस है, आईपीएस है, इन लोगों को ऑन अ पीरियोडिक बेसिस बीच बीच में ट्रेनिंग मिलती रहती है, ठीक है। दे केप्ट ऑन हैविंग देयर ट्रेनिंग सेशंस। तो इसीलिए कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है। दैट्स वाई दे आर वेरी प्रोफेशनली ट्रेन, कि अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में दे आर वेरी मच ट्रेन, बिकॉज उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द ब्यूरोक्रेसी एंड द सिविल सर्विसेज? ब्यूरोक्रेसी या फिर सिविल सर्विसेज हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम परमानेंट भी कह सकते हैं, किस लिए? बिकॉज इनको अपने पद से हटाया जाना बहुत मुश्किल होता है। ये नॉन पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज किसी पर्टिकुलर पार्टी से इनका अलायंस नहीं होता है, और ये प्रोफेशनली ट्रेन सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है। Now it runs the administration according to the policies and laws of government political executive। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करते हैं किसके हिसाब से? जो भी पॉलिसीज़ और लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उनसे, ठीक है। तो सी व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है हमारे वो एमपीज़ और एमएलएज जो कि लॉज लेकर के आते हैं, लॉज बनाते हैं, ठीक है। अब जब एक बार लॉज बन गया तो उसके बाद दे हैव टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो it is the role of the bureaucracy, it is the role of the civil services to make sure that the administration is running according to the policies and laws of the government, कि जो भी गवर्नमेंट के लॉज थे, रूल्स थे, पॉलिसीज थे, उनके अकॉर्डिंग ही एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है। तो इस बात को मेक श्योर कौन करता है? इस बात को मेक श्योर करता है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। नाउ अपॉन द क्वालिटीज एंड एफिशिएंसी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है, उन्हीं के ऊपर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी और एफिशिएंसी है वो भी डिपेंड करती है, ठीक है। बिकॉज जितना ज़्यादा एफिशिएंट और जितना ज़्यादा काबिल वहाँ के सिविल सर्वेंट्स होंगे, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी होगी, वो उतने ही अच्छे तरीके से अपने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर पाएंगे। और अगर उनके स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उन सिविल सर्वेंट्स के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से रन करेगा, देन ओनली दैट एट पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कॉल्ड वेरी एफिशिएंट एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो किसी के भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही एफिशिएंट होगा, उतना ही अच्छा होगा, जितने की अच्छी वहाँ की ब्यूरोक्रेसी होगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ द रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट,
नाउ इट हाउएवर वर्क्स अंडर द लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी किसके अंडर में काम करता है? ब्यूरोक्रेसी हमारा काम करता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में, ठीक है। तो जो लीडरशिप रहती है बेसिकली वो हमारे पॉलिटिशियंस की रहती है। एज वी ऑल नो कि हमारे जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो MLAs बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, या फिर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लोकसभा राज्यसभा में जो MPs बैठे हुए हैं, वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनके अंडर में ही सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, उनके अंडर में ही पूरी ब्यूरोक्रेसी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो काम करते हैं अंडर द लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कि ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जिनको काम को करना है, काम के इम्प्लीमेंटेशन करना है, उस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की लीडरशिप के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी। पहला तो ये था कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। तो ब्यूरोक्रेसी या फिर सिविल सर्विसेज, इट कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट एंड द प्रोफेशनल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? ये परमानेंट होता है, नॉन पॉलिटिकल होता है और प्रोफेशनली ट्रेंड होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से रन करना, ठीक है, एज पर द पॉलिसीज एंड लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। और ये किसके अंडर में काम करता है? ये काम करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। ठीक है। Now what is the meaning of bureaucracy? So if we talk about the meaning of bureaucracy, तो the term bureaucracy और the civil service कि जो ये term है हमारा पब्लिक सर्वेंट्स भी हो गया यहाँ पे, सॉरी पनलक हो गया है, बट दिस इज पब्लिक सर्वेंट्स होगा, ओके। तो अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे, द टर्म ब्यूरोक्रेसी या फिर सिविल सर्विस या फिर पब्लिक सर्वेंट्स, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा आर सच पर्सन्स हु कैरी आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे कहा ये गया है कि ब्यूरोक्रेसी कह लें हम, चाहे हम सिविल सर्वेंट्स कह लें, सिविल सर्विसेज कह लें, पब्लिक सर्वेंट्स कह लें, या फिर हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कह लें। परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज वेंस दे आर इंडक्टेड इन देयर सर्विस, तो उसके बाद सीधे इनका रिटायरमेंट पे ही इनकी छुट्टी होती है, ठीक है। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से इसलिए डिफरेंट होते हैं बिकॉज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हर 5 साल में चुनाव के बाद बदल जाता है, ठीक है। ऑल्दो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करते हैं, बट स्टिल ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से अलग होते हैं, उससे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्टेट का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैरी आउट करना, यानी कि जो भी किसी भी राज्य का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको सही ढंग से, सही तरीके से उसका संचालन करने का जो काम होता है वो होता है हमारे वो होता है हमारे ब्यूरोक्रेसी का। नाउ द टर्म ब्यूरोक्रेसी Now the term bureaucracy and the civil service are popularly used as synonym। तो जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टर्म्स हैं हमारे, दे आर बेसिकली सिनोनिमस। तो ऐसा नहीं है अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो वो अलग है, या फिर हम सिविल सर्विसेज की बात करें या सिविल सर्वेंट्स की बात करें तो अलग है, नहीं, दे बोथ आर द सेम टर्म्स। एंड सिविल सर्विस और जो सिविल सर्वेंट्स है हमारे, ये हमारा बहुत ही पुराना फ्रॉम द ब्रिटिश एरा टाइम पे हमारा ये वर्ड है। और ब्यूरोक्रेसी वर्ड हमारा तब आया था जब मैक्स वेबर ने अपनी वेबेरियन थ्योरी में इसको दिया था, ठीक है। नाउ दे ऑक्यूपाई द इम्पॉर्टेंट एंड द टॉप लेवल पोजीशन इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल पोजीशन को जो गवर्नमेंट में होल्ड करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें तो गवर्नमेंट सर्विसेज में जो हमारी सिविल सर्विस होती है ये हमारी टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, ठीक है। और क्योंकि ये टॉप मोस्ट पोजीशन होती है और ये हमारे जितने भी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स एंड लॉज हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, इसलिए दे आर हेल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पोस्ट, काफ़ी पावरफुल पोस्ट होती है और काफ़ी सारे फंक्शंस इनको करने होते हैं। अगर हम डाइवर्सिटी ऑफ द जॉब्स की बात करें तो इन दी सिविल सर्विसेज देयर इज़ वेरी डाइवर्सिटी ऑफ द जॉब्स, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, यानी कि IAS, ठीक है, यहाँ पे IPS की बात नहीं हो रही है बिकॉज उनका काम होता है पुलिस सर्विसेज को देखना। ऑल्दो दे आर ऑल्सो इंडक्टेड थ्रू द UPSC एग्जामिनेशन, बट बात यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की हो रही है, ठीक है, IAS। क्यों? बिकॉज दे यूज टू कैरी आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। और पुलिस सर्विसेज में जब आप पर्टिकुलरली आपको एक फील्ड मिल जाती है तो वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर फील्ड में, यानी कि पुलिस के जो है आपका लॉ मेकिंग और लॉ को अबाइड करने के लिए उसमें आपका अपना रोल देना होता है, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी ऑफ द जॉब्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
देखो एक ही इंसान जो होता है वो कई सारे रोल्स को परफॉर्म करता है. अ पर्सन व्हेन ही बिकम्स द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो उसको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वहाँ का लॉ मेंटेनेंस कैसा चल रहा है, वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, फूड सप्लाईज कैसी हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है, एंड हेंस जितनी भी यहाँ की चीज़ें होती हैं, प्लस वहाँ का जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो बजट है, उसकी जो फाइनेंशियल ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, वो सारा देखना भी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ही काम होता है. ठीक है. सो ही इज़ अ सिंगल पर्सन बट ही इज़ अलॉटेड विद द वेराइटी ऑफ द जॉब्स, ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द जॉब्स. ठीक है. और जब वो अपने सीनियर लेवल पे आते हैं, जब उनका प्रमोशन होता है, सीनियर लेवल पे आते हैं एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सबसे पहले दे आर इंडक्टेड अपने ट्रेनिंग पीरियड में एज एन एसडीएम, और जब वो उनकी ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फ्रॉम द एसडीएम वो डीएम की पोस्ट पे जाते हैं, और उसके बाद जब वो अपना एक टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं देन दे आर प्रमोटेड टू दी सेक्रेटरी लेवल एंड समथिंग. ठीक है. उसके आगे बढ़ते हैं. और ये जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस होते हैं, दे आर ऑल्सो गिवन द पोजिशंस ऑफ द चेयरमैन्स और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. ठीक है. तो जितनी भी हमारे ये पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती हैं, तो इनको भी जो इनकी जो की पोजिशंस होती हैं उन पे बैठने वाले लोग भी आईएएस ही होते हैं. ठीक है. कि अगर हमारे स्टेट की कोई फर्टिलाइज़र की कंपनी है, या फिर काफ़ी टाइम तक तो ऑयल की जो कंपनीज भी होती थी उनमें भी हमारे सिविल सर्वेंट्स ही बैठते हैं. तो ये जितनी भी हमारी कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, ठीक है, तो उसकी भी जो चेयरमैन वगैरह जो होते हैं वो भी हमारे आईएएस ही होते हैं. फाइन. तो हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या है कि ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए या फिर आप सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्वेंट्स कह लें, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कह लें, ये सारे के सारे सिनोनिमस टर्म्स होते हैं, और इनका काम होता है किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के डे टू डे चीज़ों को कैरी आउट करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल की पोजीशन होती है गवर्नमेंट में. ओके. अब अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी मीन्स द सिविल सर्वेंट्स. ठीक है. तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सिविल सर्वेंट्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज हु आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड फॉर द पब्लिक सर्विस एंड हु एंजॉय परमानेंसी ऑफ टेन्योर, प्रमोशन विद इन सर्विस, पार्टली बाय द सीनियरिटी एंड पार्टली बाय मेरिट बाय गार्नर. तो सी एक्सक्यूज मी, अगर हम गार्नर की बात करें तो गार्नर ने ब्यूरोक्रेसी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन प्रोवाइड की थी. ठीक है. तो अपनी उस डेफिनेशन में उन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे सिविल सर्विसेज के या फिर ब्यूरोक्रेसी के, उसको इन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की है. सो व्हाट ही सेड दैट ब्यूरोक्रेसी मीन्स द सिविल सर्वेंट्स, कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, हु आर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम है उसका करने का काम जो होता है, उसके संचालन का जो काम होता है वो हमारे सिविल सर्विसेज का होता है. ठीक है. एंड दे आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड फॉर द पब्लिक सर्विस, और उनको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाता है पब्लिक सर्विस के लिए. एंड हु एंजॉय द परमानेंसी ऑफ टेन्योर, वो अपनी एक परमानेंसी ऑफ टेन्योर को एंजॉय करते हैं, यानी कि वंस दे आर इंडक्टेड टू देयर जॉब, तो इतना आसान नहीं है कि अगर किसी पॉलिटिशियन को आपने फेवर नहीं किया तो वो आपकी जॉब से इतनी आसानी से आपको नहीं हटा सकता. हालांकि एट टाइम्स देयर हैज़ बीन केसेस जहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऐसा नहीं है कि किसी एमपी या एमएलए के हाथ में ये नहीं है कि वो आपको सस्पेंड कर दें. ठीक है. सो दैट्स वाई देयर इज परमानेंसी ऑफ द टेन्योर एंड प्रमोशन विद इन द सर्विस, पार्टली बाय सीनियरिटी एंड पार्टली बाय द मेरिट. और उनको प्रमोशन भी मिलता है अपनी सर्विस के अंदर, किस लिए? पार्टली बाय सीनियरिटी एंड पार्टली बाय मेरिट, अपनी सीनियरिटी के हिसाब से, और मेरिट बेसिस पे उनको प्रमोशन भी मिलता है अपनी सर्विस में. ठीक है. तो ये उनके फीचर्स हो गए. पब्लिक सर्वेंट्स क्या है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है पब्लिक सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स. वो सिविल सर्वेंट्स जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, और उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? उनको परमानेंसी ऑफ टेन्योर मिलता है, प्रमोशन मिलता है, और उनको परमानेंसी ऑफ टेन्योर मिलता है और प्रमोशन मिलता है अपनी सर्विस में अपनी सीनियरिटी या फिर मेरिट के बेसिस पे. ठीक है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय गार्नर. अब हम बात करते हैं विलोबाई की. तो विलोबाई ने भी एक और डेफिनेशन दी है अबाउट द ब्यूरोक्रेसी. सो इन इट्स ब्रॉड लार्ज सेंस द टर्म सिविल सर्विसेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी पर्सनल सिस्टम where the employees are classified in the system of administration composed of hierarchy, sections, divisions, bureaus, departments and the like. ठीक है. अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें सिविल सर्विसेज की, तो उसको डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी पर्सनल सिस्टम को समझने के लिए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्लासिफाइड कर दिया जाता है किसमें? अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ हायरार्की, सेक्शंस, डिविजन्स, ब्यूरोज, डिपार्टमेंट्स एंड द लाइक. तो विलोबाई ने एक
ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया है। जब हम बात करते हैं गार्नर ने, तो गार्नर ने ब्यूरोक्रेसी की जो डेफिनेशन दी थी वो उनके फंक्शंस के हिसाब से दी थी कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ होते हैं या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एक सिविल सर्विसेज के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विलोबाई की, तो विलोबाई ने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि एक ब्रॉड लार्ज सेंस में अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी पर्सनल सिस्टम में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्लासिफाइड किया जाता है किस तरीके से, एक ऐसे सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे हायरार्की होता है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, ब्यूरोज होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो ये थी विलोबाई की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशंस देखी, वन वाज गिवन बाय द गार्नर and another was given by the Willoughby. Okay. Now what are the main features of the bureaucracy or the civil services? कि अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेन फीचर्स हैं हमारे, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारा परमानेंट कैरेक्टर। ठीक है, जबकि हम अभी भी बात कर रहे थे परमानेंसी ऑफ टेन्योर की, या फिर वो परमानेंट होते हैं तो किस तरीके से, लेट्स सी इट। द सिविल सर्वेंट्स दे होल्ड द परमानेंट जॉब इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दे मोस्टली ज्वाइन देयर सर्विसेज ड्यूरिंग देयर यूथ्स एंड कंटिन्यू टू वर्क एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो पहला है परमानेंट कैरेक्टर। तो परमानेंट कैरेक्टर का कहने का मतलब ये है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी एक परमानेंट जॉब होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, वो ये सर्विसेज ज्वाइन करते हैं अपने यूथ में व्हेन दे आर यंग एंड दे कंटिन्यू टू वर्क एज द गवर्नमेंट सर्विस टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। तो अपनी रिटायरमेंट की एज तक वो काम करते हैं वंस दे आर इंडक्टेड इनटू देयर जॉब। तो जब उनको जॉब मिल जाती है इन द यंग एज, से फॉर सपोज 22 से 30 के बीच में जिन लोगों को भी जॉब मिल जाती है वो अपनी यंग एज से स्टार्ट करते हैं अंटिल द एज ऑफ द रिटायरमेंट दे यूज टू सर्व देयर गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दे आर इन देयर गवर्नमेंट पोजिशंस जिसमें उनको प्रमोशन मिलता है, पे स्केल उनका इंक्रीज होता है, एसेट्रा एसेट्रा। तो हैंस दे हैव अ वेरी परमानेंसी ऑफ द टेन्योर, बहुत ही परमानेंट कैरेक्टर होता है उनकी जॉब का। एंड वंस दे आर इंडक्टेड तो सीधे वो रिटायरमेंट के बाद ही बाहर होते हैं। ओके, द सेकेंड इज द हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन। सो ब्यूरोक्रेसी इज हायरार्कियली ऑर्गेनाइज्ड इन सेवरल लेवल्स। कि ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बिकॉज वो हायरार्की के लेवल पे बना होता है। ईच ऑफिशियल इज प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ द हायरार्की एंड एंजॉयज द प्रिविलेज एंड पावर। कि अगर हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर की एज अ सिविल सर्वेंट, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हैं इन दैट स्ट्रक्चर ऑफ द हायरार्की, और उनके ऊपर भी अलग अलग जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके अलग अलग जो सीनियर्स होते हैं वो होते हैं इन दैट स्ट्रक्चर ऑफ द हायरार्की। ठीक है, से फॉर सपोज अगर हम बात करते हैं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में यूपी के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इन यूपी देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो अगर 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यूपी पे तो उसका मतलब ये है कि 75 डीएम्स होंगे। ठीक है, 75 डीएम होते हैं। फिर उसके ऊपर जो होते हैं व्हेन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ऑल ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर उसके ऊपर उनका अंडर सेक्रेटरी आते हैं। ठीक है, जो हमारी सेक्रेटेरिएट की बात हो रही है। फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी आते हैं, फिर आपके एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं, फिर आपके सेक्रेटरी आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इन अ स्टेट, वो जो है इट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट इन द हायरार्की ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उनके नीचे आपके डिप्यूटी सेक्रेटरी होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, अंडर सेक्रेटरी होंगे, इस तरीके से काम करता है। और उनके नीचे आपके डीएम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ऑल्दो ऐसा नहीं है दैट द डीएम्स दे डू नॉट गेट अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन विद द चीफ मिनिस्टर, दे डू गेट इट। लेकिन जो भी उनको लेटर्स आते हैं अपने काम को करने के लिए या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग के लिए, वो उनको सेक्रेटेरिएट से ही आते हैं, जो कि सेक्रेटरी से आते हैं। ठीक है, तो हैंस जितने भी ये लोग होते हैं इनकी एक हायरार्की होती है। हायरार्की का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इनकी पोजीशन डिसाइड होती है, एंड एज पर देयर टाइम एंड एज पर देयर एज दे आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, now non-partisan character. So when we talk about the non-partisan character, the members of the bureaucracy are not directly involved in the politics. कि जो हमारे members of bureaucracy हैं ये एक्टिवली या फिर कहे कि टोटली इन्वॉल्व नहीं होते हैं पॉलिटिक्स में, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी से इनका बहुत ज़्यादा अलायंस नहीं होता है। दे कैन नॉट शो दैट अलायंस। ठीक है, बिकॉज इनको अपना एक नॉन पार्टिसन कैरेक्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो दे नीड टू मेंटेन अ नॉन पार्टिसन कैरेक्टर। दे कैन नॉट शो एनी काइंड ऑफ इंक्लिनेशन टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, एंड
दे कैन नॉट ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल मूवमेंट्स। वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल चेंजेस। और जितने भी पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं, से फॉर सपोज कि अभी हमारे यूपी में बीजेपी की सरकार है, अगले कुछ साल के बाद जब हमारा फिर से इलेक्शन होगा तो उसके बाद कोई और गवर्नमेंट आ जाती है, पर तब भी जो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स जो भी काम कर रहे हैं उनके काम करने का तरीका या फिर उनका काम बदलना नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड और अटैच टू अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, वो कोई मिनिस्टर्स नहीं हैं जो 5 साल के लिए होते हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी से ही अलायंस होते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ऑल्दो दे वर्क अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल पार्टीज, द मिनिस्टर्स, दे आर अंडर द कंट्रोल एंड लीडरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और द मिनिस्टर्स, बट स्टिल दे हैव टू शो अ वेरी नॉन पार्टिसन कैरेक्टर, कि उनका एक नॉन पार्टिसन कैरेक्टर होता है। वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होते, और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा बहुत फेवर करते भी हैं इन देयर पर्सनल ओपिनियन, अपने पर्सनल ओपिनियन में वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब उससे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली इट इज़ नॉट अलाउड। सो प्रोफेशनली दे कैन नॉट contest in the elections, they cannot participate in the political movements, and they have to remain unaffected by the political changes. ठीक है, फिर है professionally trained. So they are educated in professionally trained class which helps the political executive to carry out the functions, and they are recruited through the competitive exams. तो जब हम बात करते हैं professionally trained की, कि how the civil servants and the ब्यूरोक्रेसी वो हमारे प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि जो हमारा ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, एंड इट इनकम्पासेस ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, एप्टीट्यूड भी है, इन्वायरमेंट भी है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट सिलेबस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब हम किसी इंसान को सिविल सर्वेंट बनाने की तैयारी करते हैं, सो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका ही लेवल या फिर उसका सिलेबस इस तरीके से रखा जाता है दैट अ पर्सन नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट योर सराउंडिंग्स। कि आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या इतिहास है, व्हाट इज़ इंडिया ऑल अबाउट, व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑल अबाउट, किस तरीके से वी हैव इवॉल्व्ड एज अ कंट्री। फिर हमें अपनी ज्योग्राफी पूरी पता होनी चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारा कंट्री क्या है, कहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज कैसे हैं, कहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती हैं, एसेट्रा एसेट्रा। देन वी शुड बी वेरी मच वेल अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज इवेंचुअली हमें जितना भी काम करना होगा इट हैज़ टू बी अबाइडिंग बाय द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि जो भी हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो भी हम काम करेंगे, इट शुड बी इन हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर बात आती है हमारी साइंस की, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। टाइम के साथ में रोज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है और उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हम बात करें तो जो बैंगलोर पुलिस है हमारी, वो भी हमारे ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है ट्रैफिक को देखने के लिए। हम अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की जाए तो म्यूनिसिपैलिटीज़ को कहा जाता है कि उन्होंने जो भी काम किया है उसकी वो पर्टिकुलर फ़ोटो खींच करके भेजें। तो अब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है एडमिनिस्ट्रेशन में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे ब्लड बैंक्स होते हैं, तो उन ब्लड बैंक्स को भी उनको जो क्लासीफाई किया जा रहा है या फिर उनका जो पूरा इन्वेंट्री का जो मेंटेनेंस है उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने फ़ोन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, ऑन एवरी डे एवरी ईयर इट इज़ अपडेटिंग। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी समझना। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट की जो जॉब होती है इट इज़ वेरी मच डाइवर्स, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं उसमें, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसको इस तरीके से रखा जाता है दैट अ पर्सन शुड नो एवरीथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद उनको प्रोफेशनली ट्रेन क्लास किया जाता है, लबासना में आपकी ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद भी पीरियोडिकली टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहती है। ठीक है, एंड दे हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू कैरी आउट द फंक्शंस। उनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड और एजुकेटेड होना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को एडवाइस करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करें, सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो वी हैव सो मेनी मिनिस्टर्स हु आर एक्चुअली वेरी वेल केपेबल, बहुत सही हैं। लेकिन अगर हम कुछ स्टेट्स की ऐसी बात करें, स्टेट्स के मिनिस्टर्स की बात करें, जब उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट मिल जाती है, बिकॉज किसी भी स्टेट का मिनिस्टर होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। इवन इन द टर्म ऑफ द 5 years दे कैन डू एनीथिंग। ठीक है, चाहे तो बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं, चाहे तो बहुत सारा डेवलपमेंट करा सकते हैं, बट वी ऑल नो कि वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं जितने कि एक सिविल सर्वेंट होता है, बिकॉज एक सिविल सर्वेंट बहुत मेहनत करके बहुत कुछ पढ़ के वहाँ पर पहुँचता है। तो अगर उनके पास वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होंगे उनको एडवाइस करने के लिए, उनको बताने के लिए, तो डेफिनेटली वो उस ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, एंड मे बी
मे बी दे आर गोइंग टू रून एवरीथिंग, ठीक है। तो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हर एक मोमेंट पे, हर एक स्टेप पे एडवाइस करना, ये काम होता है हमारे सिविल सर्विसेज का, हमारे ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, नॉन पार्टिसन कैरेक्टर होता है उनका, परमानेंट कैरेक्टर होता है, और हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं, ठीक है। देन दे हैव द फिक्स सैलरीज। नाउ ईच मेंबर रिसीव्ड अ फिक्स सैलरी फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, दे आर अलाउड अ पे स्केल एंड इट इंक्रीजेज देयर आफ्टर, ठीक है। और उनका जो फिक्स सैलरीज होता है, बिकॉज द मोमेंट दे आर इंडक्टेड इन देयर जॉब, तो उनको पर्टिकुलर एक पे स्केल दिया जाता है। आज के टाइम की अगर हम बात करें, आफ्टर द 7th पे कमीशन, तो जो भी क्लास 1 ऑफिसर होता है, जब उसका रिक्रूटमेंट होता है तो उसके बाद उसको 5400 का पे स्केल दिया जाता है, ठीक है, वो उसका ग्रेड पे होता है। और उनके अपॉइंटमेंट के बाद जितना भी उनके, जिस हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट होता, सॉरी, उनका प्रमोशन होता जाता है, उस हिसाब से जो उनका ग्रेड पे है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। नो बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो हमारे ये सिविल सर्विसेज है, इट इज़ कम्प्लीटली बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना इनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू रूल्स थ्रू प्रॉपर चैनल्स, डिसीजन मेकिंग आफ्टर सेटिस्फाइंग द रूल्स आर द प्रिंसिपल्स विच ऑलवेज गाइड, डायरेक्ट एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। कि सिविल सर्वेंट्स की अगर हम बात करते हैं कि उनको स्ट्रिक्टली ओबीडियंस करना है, स्ट्रिक्टली अबाइड करना है रूल्स से, थ्रू द प्रॉपर चैनल्स को फॉलो करना है, डिसीजन मेकिंग आफ्टर सेटिस्फाइंग द रूल्स, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग उनकी तब होगी जब ये बात सेटिस्फाई हो कि हाँ सारे के सारे रूल्स को फॉलो किया गया है। तो ये क्या है, दीज आर द प्रिंसिपल्स विच गाइड देम, विच डायरेक्ट देम एंड विच रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा क्लास कॉन्शियसनेस। ओके, नो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज हम ब्यूरोक्रेसी को वाइट कॉलर जॉब्स भी कहते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक सुपीरियर स्टेटस होता है, ठीक है। सो दे आर हाईली क्लास कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा क्लास कॉन्शियस होते हैं वो, बिकॉज शुरू से ही उनके ये बताया जाता है कि ठीक है, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ऑब्वियसली हम सब भी अगर सिविल सर्विसेज की जो लोग तैयारी करते हैं वो इसीलिए करते हैं बिकॉज दे नो कि हाँ यहाँ पे अगर आप कुछ एक सिविल सर्वेंट, एक IAS बन जाते हो, देन व्हाट काइंड ऑफ अ प्रिविलेज, व्हाट काइंड ऑफ पावर एंड व्हाट काइंड ऑफ रिकग्निशन यू गेट, ठीक है। आपकी एक क्लास मेंटेन हो जाती है, ठीक है, यू आर अपार्ट फ्रॉम द पीपल, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल, ठीक है। तो ये बात उनको पता होती है, इसलिए दे आर हाईली क्लास कॉन्शियस, दे वर्क टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लास। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वो अपने क्लास को, मतलब जो उनकी अपनी IAS की जो लॉबी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वो पर्टिकुलरली काम करते हैं। दे आर कॉल्ड वाइट कॉलर जॉब्स एंड सुपीरियर स्टेटस, और उनको वाइट कॉलर जॉब्स भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे इंजॉय अ वेरी सुपीरियर स्टेटस, ठीक है। तो जो हमारे सिविल सर्विसेज है उसके अगर कुछ फीचर्स में से एक फीचर हम ये देखें तो उसका एक फीचर ये भी होगा दैट दे आर वेरी मच क्लास कॉन्शियस। फिर है पब्लिक सर्विस स्पिरिट एज द आइडियल। हाँ, तो उनकी जो पब्लिक सर्विस स्पिरिट है वो उनका आइडियल होता है जॉब का, ठीक है। सो व्हाट इज़ द आइडियल फॉर देयर जॉब? द आइडियल फॉर देयर जॉब इज़ द पब्लिक सर्विस स्पिरिट, कि उनको पब्लिक सर्विस करना है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पब्लिक सर्वेंट्स, वाई? बिकॉज दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। जो एडमिनिस्ट्रेशन वो कैरी आउट कर रहे हैं, जो फंक्शंस वो कैरी आउट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद द पब्लिक सर्विस, दे वर्क टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। और अगर हम आज के टाइम पे बात करें, सो वी टॉक अबाउट द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो वेलफेयर स्टेट हमारा तभी बन पाएगा व्हेन वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जब लोगों में वेलफेयर होगा ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जब हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे तभी हमारा मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। तो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है खुद को पब्लिक सर्विस से, दैट यू हैव टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पब्लिक सर्विस। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है वो जो पब्लिक सर्विस के लिए काम करे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। लास्ट वन है बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड दे आर ऑल्सो बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। So they have to follow a code of conduct, they have to act in a disciplined way, their rights, duties and privileges are clearly defined. तो उनको एक प्रॉपरली जो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके हिसाब से चलना होता है। दे हैव टू बी बाउंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट एंड दे हैव टू एक्ट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे, बहुत ही डिसिप्लिन वे में उनको काम करना होता है। उनके जितने भी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं और प्रिविलेजेस हैं वो सब पहले से ही क्लियरली डिफाइंड होते हैं, ठीक है। सो दीज वर सर्टेन फीचर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज और द ब्यूरोक्रेसी। कौन कौन से थे? पहला है हमारा परमानेंट कैरेक्टर, ठीक है, कि अपनी इंडक्शन से लेकर के रिटायरमेंट तक दे यूज टू रिमेन इन देयर जॉब।
फिर है हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन की ब्यूरोक्रेसी एक बहुत ही हायरार्कियल स्ट्रक्चर है और हर एक इंसान अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। फिर है नॉन पार्टिसन कैरेक्टर, यानी कि आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना होगा, आपके पॉलिटिकल अटैचमेंट्स नहीं हो सकते। फिर है प्रोफेशनली ट्रेंड का मतलब ये होता है दैट दे आर वेरी मच एजुकेटेड और उनको अपने काम को बहुत ढंग से करने के लिए बिकॉज दे हैव डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स अच्छे से ट्रेन किया जाता है। देन दे हैव द फिक्स सैलरीज, उनका अपना एक ग्रेड पे होता है, प्रमोशन के हिसाब से उनकी ग्रेड पे भरते चले जाते हैं। बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इनका काम होता है, ठीक है। फिर एक क्लास कॉन्शियसनेस, एक क्लास कॉन्शियसनेस का फीचर है जो कि इनमें पाया जाता है बिकॉज दे आर कॉल्ड दी वाइट कॉलर जॉब्स, दे आर प्रिविलेज्ड। और पब्लिक सर्विस स्पिरिट जो होती है वो इनका आइडियल होती है, ठीक है। देन दे आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, उनका अपना एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। सो वी आर डन व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग और उसके फीचर्स। नाउ मूविंग है टू द फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी और द सिविल सर्विसेज, कि ये एक्चुअली करते क्या हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सिविल सर्विसेज, तो पहला आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज, कि सबसे पहली बात आती है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और लॉज को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनका काम होता है लॉज एंड पॉलिसीज़ को मेंटेन करना, ठीक है। लेकिन उनको हेल्प कौन करता है? जितनी भी ड्राफ्टिंग होती है लॉज वगैरह की, जितना भी होमवर्क होता है, जितना भी काम होता है, वो सब कौन करता है? वो सारा का सारा काम सिविल सर्वेंट्स करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लॉज, की जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लॉज को इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, उनका जो भी फंक्शनिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है हमारे सिविल सर्विसेज के द्वारा, ठीक है। कि जितने भी लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बन चुके हैं, अब उनको अगर जब इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बात आई है तो वो काम होता है सिविल सर्विसेज का, राइट। सेकेंडली रोल इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि जब पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रही है, पॉलिसी बनाई जा रही है, तो वहाँ पे भी इनका रोल होता है। वाई? बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग एंड मेंटेनिंग द रूल्स एंड दे हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कि जो भी मिनिस्टर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको हेल्प करते हैं ये, उसको एडवाइस करते हैं ये, और जितना भी इम्पोर्टेंट काम है, जितना भी पेपर वर्क है, जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको समझने का जो काम होता है और उसके हिसाब से जो पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, इनफैक्ट यानी कि जितने भी बिल्स भी हमारे जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं मिनिस्टर्स लोकसभा में या राज्यसभा में, उसकी ड्राफ्टिंग का जो काम होता है वो सब कुछ इनडायरेक्टली सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनका पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब पॉलिसी बन जाती है तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में भी उन्हीं का रोल होता है, ठीक है। फिर रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसकी जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की जो फंक्शनिंग है उसमें भी सिविल सर्विस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज ये काम होता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका डिस्ट्रिक्ट का, जो स्टेट का सेक्रेटरी है उस स्टेट का, और जो आपके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं उनका काम होता है टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ रनिंग प्रॉपरली, ठीक है। फिर एडवाइजरी फंक्शनिंग, कि अब एडवाइजरी फंक्शनिंग की बात आती है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उन सब के भी अपने इंपॉर्टेंट पीएस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइजरी फंक्शनिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको एडवाइस करने का काम भी कौन करता है? सिविल सर्विसेज ही करते हैं, कि आपको उनको बताना होता है कि कौन सी चीज़ है। अगर वो कहीं पर ब्रिज बनाना चाहते हैं, से फॉर सपोज, कि वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये हमारी नदी है, जैसे कि अभी हमारा बोगीबील ब्रिज भी आया था इन द नॉर्थ ईस्ट। सो अगर किसी मिनिस्टर ने चाहा होगा कि ठीक है यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एंड वी कैन डू दिस, तो इसका जो पूरा का पूरा मेंटेनेंस है, इसकी जो पूरी स्टडी है, ठीक है, कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, अगर हम लेकर के आएंगे तो किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा प्लान ख़राब हो सकता है, या फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सही नहीं होगा। हम कहाँ से कितना पैसा प्रोक्योर करें, कौन कौन सी कंपनीज़ को हम लेकर के आ सकते हैं, कौन एक काम कितने मिनिमम टाइम में कर सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। ये जितना भी काम है ये सारा का सारा सिविल सर्वेंट्स करते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स दे जनरली डू ओनली द पेपर वर्क, उनका काम होता है साइन करना और ये कहना कि क्या करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ डन बाय द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। एंड ऑनेस्टली हमें खुद पता है कि हमारे इंडिया में जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो इतने केपेबल नहीं हैं कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाल सकते हैं। हाँ, एक्सेप्शंस भी हैं, देयर आर सो मेनी मिनिस्टर्स who are doing very well and they are visionaries also. So एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें है, बहुत अच्छा काम वो करना चाहते हैं, करते भी हैं, कुछ बहुत एजुकेटेड भी हैं,
बट मोर और लेस की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, देन आई थिंक यू कैन डेफिनेटली नो कि जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं अगर उनके एडवाइजरी फंक्शनिंग सिविल सर्वेंट्स नहीं होंगे तो वो स्टेट के बजट का क्या ही करेंगे, ठीक है। नो द रोल इन लेजिस्लेटिव वर्क, कि अगर लेजिस्लेटिव वर्क की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले भी बताया था कि जितने भी बिल्स वगैरह जो बनते हैं उनकी जो ड्राफ्टिंग वगैरह होती है वो इनडायरेक्टली कौन करता है, वो काम हमारे करते हैं सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव वर्क में भी उनका रोल होता है। दैन द सेमी जुडिशियल वर्क, तो कुछ हमारा जो सेमी जुडिशियल वर्क होता है उसमें भी इनका काम आता है, आपका सिविल सर्विसेज का, ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो केसेस होते हैं गवर्नमेंट के वो पेंडिंग होते हैं या फिर कोर्ट में होते हैं, तो उन केसेस को देखना, उनका निपटारा करना, इसका भी जो सारा का सारा जिम्मेदारी होती है वो सिविल सर्विसेज के ऊपर आ जाती है। तो वो जो सेमी जुडिशियल वर्क है वो भी करते हैं, ठीक है। देन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को कलेक्ट करना, उसको देखना, फाइनेंशियल बजट्स को देखना, फाइनेंसेस को संभालना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ये सारा का सारा काम भी फंक्शनिंग में आता है सिविल सर्विसेज की। देन द रिकॉर्ड कीपिंग, कि जितना भी हमारे पास काम हुआ है, जितना भी डिपार्टमेंट का काम हुआ है या फिर गवर्नमेंट का काम हुआ है, उन सब का जो रिकॉर्ड कीपिंग है, एक लॉग कीपिंग है, वो रखना भी सिविल सर्विसेज का काम होता है, ठीक है। देन द मेंटेनिंग द पब्लिक रिलेशंस, यहाँ पे रिलेशंस होगा, ठीक है। मेंटेनिंग द पब्लिक रिलेशंस, कि पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना भी सिविल सर्वेंट्स का काम होता है, कि आपकी जो पब्लिक है दे शुड नॉट फील वेरी एलिनेटेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। उनको ये लगना चाहिए कि हाँ आप जो हो एज अ पर्सन, एज एन ऑफिसर, यू आर एक्सेसिबल टू द पीपल, यू कैन लिसन टू द पीपल एंड ऑल्सो यू कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग में हमारा क्या क्या आता है, फंक्शनिंग में आता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो बनी है उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उनका काम होता है, बिकॉज वो एडवाइस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हमें पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में उनका काम होता है। एडवाइजरी फंक्शन होती है, बिकॉज मिनिस्टर्स को हर एक लेवल पे एडवाइस करते रहते हैं। लेजिस्लेटिव वर्क में उनका रोल होता है, बिकॉज जितने भी बिल्स वगैरह बनते हैं उनकी जो ड्राफ्टिंग होती है वो सिविल सर्वेंट्स करते हैं। सेमी जुडिशियल वर्क इसलिए होता है बिकॉज जो भी केसेस वगैरह पेंडिंग होते हैं सरकार के, उसको देखने का, इसको निपटाने का काम भी कभी कभी इन लोगों का होता है। कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस है और जितना भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनका काम होता है। रिकॉर्ड कीपिंग होता है और पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये हमारे सिविल सर्विसेज के फंक्शंस हो गए। फाइन। नो व्हाट इज़ द कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, कि अगर ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी पावरफुल जॉब है और इतनी प्रिविलेज जॉब है, तो उसके ऊपर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो कंट्रोल करने की ज़रूरत हमें इसलिए है बिकॉज दिस इज़ अ पोजीशन विच इज़ वेरी पावरफुल और बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, एंड समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी मिसयूज, ठीक है। सो दे कैन बी अब्यूज़ ऑफ पावर। तो जो अब्यूज़ ऑफ पावर है, अब्यूज़ ऑफ पोजीशन है, उसको रोकने के लिए उनके ऊपर कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। So the rise of the modern welfare state and increase in its functions has been a source of big increase in powers and role of bureaucracy. तो जब बात आती है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की, तो जिस तरीके से कंसेप्ट आया मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का, और वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे DPSPs में भी है, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट जब ये आया वेलफेयर स्टेट का, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी सिविल सर्विस से, उनके जो रोल्स है और पावर्स है उनको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है। कि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप लोगों के लिए बेटर काम इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके पास वो पर्टिकुलर पावर्स या प्रिविलेजेस नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि एक वेलफेयर स्टेट को बनाने में जो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, अगर कहीं पे भी कुछ चीज़ें हैं जो हैम्पर हो रही हैं, तो सिविल सर्वेंट्स को, ब्यूरोक्रेसी को वो सारी की सारी पावर्स, वो फाइनेंशियल पावर, वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम और जो थोड़ी बहुत सेमी जुडिशियल वर्क वगैरह, इतनी सारी पावर्स उनको दे दी जाए, ठीक है। सो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो। अब जब इतनी सारी पावर्स किसी इंसान के पास आ गई हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पे अब्यूज़ ऑफ पावर हो जाए या फिर मिसयूज़ ऑफ पावर हो, या फिर हो सकता है कि इतना सारा पैसा एलोकेट हुआ है पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मानो सड़क बनाने के लिए पैसा आया सरकार की तरफ से, ठीक है, कि हम आपको 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक सड़क बनानी है। लेकिन आपने क्या किया, आपने किसी एक ऐसी कंपनी को टेंडर प्रोवाइड करा दिया जो कि बहुत ही सब स्टैंडर्ड की, जिसने सड़क बनाई, और सारा का सारा काम 100 करोड़ में हो गया, बाकी के 100 करोड़ आपकी पॉकेट में चले गए, ठीक है। तो इन तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला आता है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो एक हमारा इंटरनल कंट्रोल काम करता है किस तरीके से, कि द ऑर्गेनाइजेशन इज़ हायरार्कियल एंड डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस, विंग्स, डिविजन्स एक्सेट्रा, ठीक है। कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, वो हायरार्कियल के फॉर्म में है, ठीक है।
यानी कि अगर कोई एक सिविल सर्वेंट है तो उसके ऊपर भी उसका सुपीरियर बैठा हुआ है, उनके सुपीरियर के ऊपर भी कोई सुपीरियर है, ठीक है। तो जब आपके ऊपर कोई सुपीरियर होता है तो क्या करता है वो आपके एक्शंस को देखता है, उसको मॉनिटर करता है, आपको डायरेक्ट करता है, आपको कमांड करता है, ठीक है। यानी कि ही कीप्स एन आई ऑन यू कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी जितनी भी फंक्शनिंग है उसका ध्यान रखता है आपका सुपीरियर, आपका सीनियर, ठीक है। प्लस जो उतनी भी चीज़ें हैं उनको काफ़ी, जितना भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको काफ़ी सारी ब्रांचेस में, डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब उसको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में, विंग्स में, डिविजन्स में डिवाइड किया जाएगा तो उसी हिसाब से जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा है द टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शंस, एफिशिएंसी सर्विस, पर्सनल कंट्रोल, कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, ठीक है। और बाकी के जो कुछ हमारे इनपुट्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, जिसके थ्रू हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या? पहला है हमारा बजटिंग, कि अगर हमने इतना बजट अलॉकेट किया है तो हम उस बजट को देखते हैं। फिर जो फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती रहती है टाइम टू टाइम, जो सीएजी का काम होता है, उनके जो बंदे आते हैं, ऑडिटर्स आते हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, हर एक ऑफिस में आते हैं, उनकी जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग की जाती है कि जितना आपने सरकार से पैसा लिया है, जो कुछ भी लिया है, आप पूछो कि हाँ वो वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर कितने लैप्सेस हैं, ठीक है। फिर इंस्पेक्शंस होते रहते हैं बीच में, एफिशिएंसी सर्वे होता रहता है, और कोड ऑफ कंडक्ट तो है ही है जो कि उनको फॉलो करना है। अगर आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके अगेंस्ट एक लीगल कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन योर डिसिप्लिन। तो ये कुछ इंटरनल ऐसा तरीके थे, इंटरनल मेजर्स थे जिनके थ्रू ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल रखा जाता है। एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ठीक है। बीच बीच में हर एक सिविल सर्वेंट का परफॉर्मेंस अप्रेजल भी किया जाता है, देखा जाता है कि हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग और नॉट। फिर एक्सटर्नल कंट्रोल, तो एक्सटर्नल कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं? एक्सटर्नल कंट्रोल क्या होता है? लोगों के द्वारा, कि ठीक है आज के टाइम पे जो हमारा सोशल मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। जर्नलिज्म हैज़ इंक्रीज, तो द मीडिया ऑल्सो दे कीप एन आई ऑन द सिविल सर्वेंट्स एंड द ब्यूरोक्रेसी ऑल द टाइम, कि कहीं पे अगर कुछ गलत हुआ है तो क्या हुआ है, हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। देन द लेजिस्लेचर ऑफ कोर्स, बिकॉज लेजिस्लेचर का काम होता है रूल्स एंड लॉज को बनाना। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो लॉज के साथ ठीक नहीं बैठ रही है तो वो उनको हटानी पड़ेगी, ठीक है। देन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये हमारे एक्सटर्नल मेजर्स हैं किसी भी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के, ठीक है। तो ये जो हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड ऑल्सो पीपल एंड द मीडिया, दे ऑल्सो वर्क एज एन एक्सटर्नल मेजर्स टू कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो हमें ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल एंड ए प्रिविलेज पोजीशन। वहाँ पे मिसयूज़ या फिर अब्यूज़ ऑफ पावर हो सकता है। चीज़ों को सही ढंग से करने के लिए, सही ढंग से करते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है उनके ऊपर कंट्रोल हो। वो कंट्रोल हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है इंटरनल कंट्रोल, दूसरा है एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल में हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल आते हैं, फाइनेंशियल बजटिंग आती है, ऑडिटिंग की रिपोर्ट्स होती हैं, एसेट्रा ये सब होता रहता है, एफिशिएंसी सर्वे वगैरह, ठीक है। एक्सटर्नल कंट्रोल में हमारे जो खुद लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है ये काम कर सकते हैं कि अगर किसी कोई सिविल सर्वेंट किसी स्कैम में फंसा हुआ है, देन डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच थिंग। और जो आपका लेजिस्लेचर है वो ये देखेगा कि अगर जो भी काम हो रहा है वो रूल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। एंड ऑल्सो द पीपल एंड द मीडिया कैन टेक एन एक्सटर्नल मेजर टू कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो इसके साथ ही वी आर फिनिश्ड विद दिस टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। तो ये हमारा पर्सनल मैनेजमेंट में हमारा पहला टॉपिक था, ये ब्यूरोक्रेसी एंड द सिविल सर्विसेज, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो।